गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल से अपने को यहाँ से कंटिन्यू करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। दो वेज में अपने को इसको डिस्कस करना है। पहले वाले वेज में आप देख रहे हो कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे अपन, O और H के बीच वाला, यानी कि एल्कोहल जो केमिकल फॉर्मूला है अपने पास, इसमें हम फर्स्ट वाली में वो रिएक्शन डिस्कस करने वाले जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, उसको ब्रेक करना, उसको क्लीवेज करना। और सेकंड के अंदर जो रिएक्शंस आएंगी उसके अंदर जैसे हम बात करें एल्कोहल के लिए, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने पर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होगी उसको डिस्कस करना। तो चलते अपन पार्ट 1 में वापस। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि एल्कोहल में जो OH बॉन्ड उसके ब्रेकिंग से कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। ये देखो एल्कोहल रिएक्शन करवा रहे अपन एक्टिव मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जो भी एक्टिव मेटल है, अगर हम उनकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ या फिर फिनॉल के साथ करवाते हैं तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। देखो यहाँ से सोडियम किसको डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। एक कॉमन रिएक्शन जो अपन छोटी कक्षा में पढ़ते हैं कि अगर हम एसिड की रिएक्शन एक्टिव मेटल्स के साथ करवाएंगे तो क्या चीजें फॉर्म होंगी, सॉल्ट एंड कौन सी गैस बताओ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये रिएक्शन भी सिमिलर है उसके कि अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवा रहे हैं तो एक सॉल्ट बन रहा है जिसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, और कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है बताओ, हाइड्रोजन गैस। तो अपन R1 की जगह यहाँ पे ले रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और एक्टिव मेटल के लिए क्या लेके आ गए अपन, एल्यूमिनियम। तो अगेन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं अपन, O और H के बीच वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ये हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन गैस के रूप में यहाँ से रिलीज हो जाएगा और पीछे अपने पास बचेगा सॉल्ट। तो एल्कोहल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जो एल्कोहल का कौन सा नेचर इंडिकेट कर रहा है, एसिडिक नेचर। सेम ऐसे फिनॉल, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन भी एक्टिव मेटल, जैसे आप देख रहे हो फिनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। सोडियम भी फिनॉल में O और H के बीच वाला बॉन्ड तोड़ रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ से हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज कर देगा और पीछे बचेगा सॉल्ट, इसका नाम आपको पता ही है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि दो अभिक्रियाएं लिखो, राइट टू केमिकल रिएक्शन विच इंडिकेट द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल और फिनॉल। तो अपने को एक्टिव मेटल वाली लिखनी है। फिनॉल के लिए अपन ये भी रिएक्शन लिख सकते हैं। देखो फिनॉल की रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो अगर हम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो ये बेस है तो Na+ और OH- आयन में ब्रेक होगा। ये OH- आयन यहाँ से किसको अपने साथ ले जाएगा, H+ आयनों को, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ, H2O। और वो जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ना, वहां कौन जाके जुड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, तो फिर से अपने को मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये तो एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन होगी जिसमें अपन एसिड और बेस को जोड़ के क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन भी बेसिकली हमें फिनॉल की कौन सी नेचर के बारे में बताएगी, एसिडिक नेचर। कि अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि दो रिएक्शन लिखो जो फिनॉल की एसिडिक नेचर को इंडिकेट करती हैं, दर्शाती हैं, तो एक अपन लिख सकते हैं फिनॉल की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और दूसरी ये रिएक्शन जिसमें आप देख रहे हो फिनॉल बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। जब कोई सब्सटेंस बेस के संग रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो सब्सटेंस कौन होना चाहिए बताओ, एसिड, सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन एसिडिक ऑर्डर की अगर हम बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, कौन कम एसिडिक होता है, तो वो डिपेंड करेगा द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। एल्कोहल में जो OH बॉन्ड होता है उसकी पोलरिटी कम है या ज्यादा, उस पे एल्कोहल की एसिडिक नेचर डिपेंड करेगी। तो पोलरिटी के लिए हम ये समझेंगे कि जो कार्बन है ना, जहां OH ग्रुप जुड़ा हुआ, उस कार्बन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े,
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन होते हैं? जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिपेल करते हैं। प्लस आई ग्रुप जो होते हैं ना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होंगे अगर उनके नंबर बढ़ेंगे तो OH बॉन्ड की पोलरिटी क्या हो जाएगी? कम, यानी अल्कोहल की H+ डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि अल्कोहल की एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? प्राइमरी अल्कोहल। फिर जैसे जैसे अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं एसिडिक नेचर कम होता जा रहा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो है ना उनके नंबर बढ़ गए हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल में तो 3 R ग्रुप आ गए, अल्काइल ग्रुप आ गए, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा। तो OH बॉन्ड की पोलरिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि एसिडिक नेचर जो होता है ना, एसिडिक नेचर या एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना। तो प्लस आई ग्रुप के नंबर जितने ज्यादा होंगे वहां अल्कोहल की एसिडिक नेचर उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक, देन 2 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम जो एसिडिक होगा वो टर्सरी अल्कोहल। रीजन अगर पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि अल्कोहल की एसिडिक नेचर OH बॉन्ड की ध्रुवता यानी पोलरिटी पे डिपेंड करती है। और OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा, अगर उस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हुए होते हैं तो OH बंध की ध्रुवता यानी पोलरिटी कम हो जाएगी, इसलिए अल्कोहल की एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगी। अगर हम बात करें फिनॉल की एसिडिक नेचर, कंपेयर करें अगर हम अल्कोहल के साथ, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? फिनॉल, है ना। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। रीजन क्या है? 2 रीजंस। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस। फिनॉल में H+ आयन जब रिलीज होगा तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, उसमें रेजोनेंस होगा, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर में, आप देख रहे हो पहली रिएक्शन में है अल्कोहल, यहां से अगर हम H+ को रिलीज करेंगे तो पीछे बचेगा RO-, जिसे अपन बोलते हैं एल्क ऑक्साइड आयन। ठीक है बेटा। ऐसे ही फिनॉल में भी अगर हम H+ आयन को रिलीज करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को? फिनॉक्साइड आयन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। रीजन इज इन एल्कोक्साइड आयन देयर इज नो रेजोनेंस, है ना। नेगेटिव चार्ज तो है पर रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए थी नेगेटिव, सिंगल, डबल, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जबकि फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव, सिंगल, डबल, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। और जब ये ज्यादा स्टेबल है तो ये जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब हुआ ये सब्सटेंस ज्यादा फॉर्म होगा। और ये ज्यादा फॉर्म कब होगा? जब यहाँ से H+ इजीली और मोर अमाउंट में रिलीज होगा, विच मीन्स फिनॉल इज मोर एसिडिक, क्योंकि ये H+ आयन इजीली डोनेट कर रहा है एज कंपेयर टू एल्कोहल, राइट ना। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है फिनॉल की, वो आपको आनी चाहिए बनानी। देखो लॉन पेयर, सिंगल, डबल, तो हम लॉन पेयर को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ऑर्थो पोजीशन पे आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट रेजोनेटिंग कंडीशन में नेगेटिव, सिंगल, डबल, तो नेगेटिव चार्ज को अंदर भेज देंगे, डबल बॉन्ड को या मूव कर देंगे। अगली कंडीशन में नेगेटिव, सिंगल, डबल, तो इसको मूव करते जाओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आपको फिनॉल की क्या मिल जाएगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर में आगे हम जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि OH ग्रुप जब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है ना, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी ऑर्थो और पैरा पे हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया है, ताकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के जुड़ेगा? एट ऑर्थो एंड एट पैरा पोजीशन। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे वहां पे आगे। फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आप समझ लो, सेम कंडीशन। ये है फिनॉक्साइड आयन, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, नेगेटिव, सिंगल, डबल, नेगेटिव को अपन यहाँ लेके आ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड मूव करेगा इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस।
फिर वही वापस नेगेटिव सिंगल डबल, तो नेगेटिव को भेज दो आप अंदर, डबल बॉन्ड को लेके आ जाएंगे पैरा पोजीशन पे। अगेन सेम नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव को भेज देंगे इधर, डबल बॉन्ड को मूव करेंगे और लास्ट में नेगेटिव सिंगल डबल इसको भेज दो अंदर और इसको वापस वहां भेजेंगे तो इनिशियल स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, जो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी वो फिनॉल से भी क्या होती है बताओ, ज्यादा। तो मोर देन फिनॉल, इसलिए हमने वहां पढ़ा था कि जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ था फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन के बीच में, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। हमने पीछे देखा था स्लाइड के अंदर, ये इस इक्विलिब्रियम में आप देख रहे हो कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है फिनॉल के कंपैरिजन में, इसलिए ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जो फिनॉल की ज्यादा एसिडिक नेचर को इंडिकेट करेगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें भी हम वही बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सारी वो रिएक्शन है जिसमें O और H के बीच वाला बॉन्ड अपन तोड़ रहे हैं। एस्टरिफिकेशन में क्या करना है आपको, एल्कोहल में ROH ये वाला बॉन्ड तोड़ना है अपने को। तो इसके साथ में 3 कंपाउंड लिखे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड। तीनों में कॉन्सेप्ट सेम है कि एल्कोहल में OH बॉन्ड तोड़ना। जैसे अपन फर्स्ट वाली रिएक्शन को देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं H फिर COOR RCOOH, इधर से तो हम लेके आ रहे हैं OH और उधर से क्या लेके जाएंगे, हाइड्रोजन। तो क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ, आप चाहो तो इधर से लिख सकते हो RC_O, फिर वहां बचेगा OR, दिस इज द एस्टर। तो जिस रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होगा उसको अपन क्या नाम दे देंगे बताओ, एस्टरिफिकेशन। ये वाला एल्काइल ग्रुप और ये वाला एल्काइल ग्रुप सेम होना जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है, डिपेंड करेगा कि हमने इस साइड जो है कौन से कंपाउंड लिए हैं। ये वाली रिएक्शन एल्कोहल और फिनॉल दोनों में कॉमन होती है, इसलिए आपको यहाँ पर ये AR भी लिखा हुआ दिख रहा है। ये AR का मतलब एराइल ग्रुप है बेटा, जिसको अपन बेंजीन रिंग कहते हैं, न कि आर्गन। यहाँ आर्गन नहीं है ना, ये बेंजीन रिंग को शो कर रहा है। जैसे R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो ये एल्कोहल बन गया, ऐसे ही अगर R की जगह आप AR जोड़ोगे यानी बेंजीन रिंग जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा वो, फिनॉल। करेक्ट। अब जो रिएक्शंस आ रही है अपने पास बी पार्ट के अंदर, उसमें हम एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे ये एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा कार्बन के साथ। पहले जो रिएक्शन पढ़ रहे थे अपन ग्रुप ए के अंदर, उसमें तो O और H के बीच वाला बॉन्ड तोड़ रहे थे, उसके कारण आपने जो रिएक्शंस देखी थी एसिडिक नेचर वाली, एस्टरिफिकेशन वाली, है ना। अब जो रिएक्शंस आ रही है इस वाले ग्रुप के अंदर, उसमें हम बॉन्ड तोड़ेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला, ठीक है। उसमें कुछ रिएक्शंस है, देखो रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल विद, ये आपको पता है हेलो एसिड्स होता है ना, हेलो एसिड यानी HI है, HBr, HCl, HF, दीज आर हेलो एसिड्स। इनमें भी आपको हमने बताया था बेटा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहता है, HI मैक्सिमम रिएक्टिव होता है क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण H और I के बीच वाला बॉन्ड जल्दी यानी इजीली ब्रेक हो जाता है। फिर फॉस्फोरस के हैलाइड्स PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शंस देखेंगे अपन एल्कोहल की। फिर डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन, ये वाली रिएक्शन इस ग्रुप में अपने को डिस्कस करनी है। पहले हम चलते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल विद हेलो एसिड्स। ये एल्कोहल और ये कौन है बताओ, हेलो एसिड। तो हेलो एसिड्स में से तो क्या मिलेगा अपने को, H+, है ना भाई, एसिड है तो H+ देगा ना, तो H पे प्लस X पे आ जाएगा माइनस। जब ये H+ है तो उधर से क्या लेके आएंगे अपन, OH-। H+ और OH मिलके क्या बन जाएगा बताओ, H2O। यहाँ बचेगा एल्काइल ग्रुप और ये है हैलाइड, तो क्या बन गया बताओ, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अच्छा, यहाँ एक नया सा रिएजेंट मिला हुआ देखो, ल्यूकास रिएजेंट। किसको बोलते हैं, इन दो सब्सटेंस को अगर हम ऐड करते हैं, कंसंट्रेट HCl के साथ में किसको लेके आना है, ZnCl2, यानी जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर को क्या नाम दिया जाता है, ल्यूकास रिएजेंट। छोटा क्वेश्चन फिलिप में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट या डैश डैश इज नॉन एज ल्यूकास रिएजेंट। तो आपको याद रखना है कि कंसंट्रेट HCl और जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उसको बोलेंगे अपन ल्यूकास रिएजेंट।
इसका यहाँ क्या रोल है बेटा, तो ल्यूकास रिएजेंट से अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो एल्कोहल होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ल्यूकास टेस्ट का यूज करते हैं। इसमें 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है बेटा। जबकि थोड़ी देर पहले हमने एसिडिक ऑर्डर पढ़ा था, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आया था, दोनों में अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ आपने एसिडिक नेचर के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के हिसाब से देखा था, और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर उसमें अपन देखते हैं कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो बनता है वो कौन सा स्टेबल होगा। फिलहाल यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल अगर ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो टर्बिडिटी यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा। वैसे यहाँ पे रिएक्शन ये हो सकती है, देखो कि एल्कोहल साथ में HCl और ये रहा यहाँ पे ZnCl2। अभी आप मान लो ये 3 डिग्री एल्कोहल है, तो यहाँ से HCl हट जाएगा, क्या फॉर्म होगा बताओ, एल्काइल क्लोराइड साथ में वाटर। तो जो एल्काइल क्लोराइड है ना उसकी टर्बिडिटी बनेगी, उसका प्रेसिपिटेट बनेगा। इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल ये जो प्रेसिपिटेशन या जो टर्बिडिटी वो क्विकली यानी कि इमीडिएटली अपीयर हो जाएगी, बन जाएगी। अगर 2 डिग्री एल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा तो सेम प्रोडक्ट RCl, टर्बिडिटी भी आएगी, प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल के केस में ये रिएक्शन थोड़ा स्लो चलेगी, यानी वहां इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर होगी थी, यहाँ 5 मिनट के बाद में अपने को RCl की टर्बिडिटी मिलेगी। और इन केस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल विच इज वेरी लेस रिएक्टिव, सो विथ ल्यूकास रिएजेंट इट फॉर्म RCl का व्हाइट पीपीटी यहाँ पे भी बनता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, आफ्टर 30 मिनट। तो अपन यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं देयर इज नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करता। तो इसको हम वापस एक बार समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे था एल्कोहल की रिएक्शन हेलो एसिड के साथ करवाएंगे, डिहाइड्रेशन यानी वाटर रिलीज हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा, एल्काइल हैलाइड। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ल्यूकास रिएजेंट किसका मिक्सचर होता है, कंसंट्रेट HCl और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को बोलेंगे ल्यूकास रिएजेंट। क्या यूज था इसका, डिफरेंशिएशन इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, बाय द रिएक्शन 3 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ RCl एल्काइल क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी इमीडिएटली फॉर्म करेगा। 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो 5 मिनट बाद टर्बिडिटी अपीयर होगी, और इन केस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल देयर इज नो रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पे करवाते हैं तो यहाँ होगा डिहाइड्रेशन। इसमें है ना जो CH2 ग्रुप है जहां पे OH ग्रुप जुड़ा, इसको तो अपन बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट पास वाला जो है ना उसको बोलेंगे अपन बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से क्या हटाएंगे अपन, OH ग्रुप, और बीटा कार्बन से क्या हटाएंगे बेटा, एक H। तो यहां से एक H, यहां से OH, क्या रिमूव हो जाएगा बताओ, H2O। In this reaction H2O is released as a side product, that's why it is known as dehydration reaction। इस अभिक्रिया में जल उप उत्पाद के रूप में बनता है, साइड प्रोडक्ट के रूप में, इसलिए इस अभिक्रिया को बोला जाता है निर्जलीकरण। ठीक है बेटा। अब द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, ये जो मैं कह रहा था कि इस रिएक्शन के अंदर एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन करते हैं इसकी मैकेनिज्म जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं अभी, उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन आता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबल, और सबसे लेस स्टेबल होता है 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन। इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा एल्कोहल की रिएक्टिविटी का फॉर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, उसमें 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल। जैसे अपन मैकेनिज्म की बात करें, इथेनॉल से इथीन का फॉर्मेशन करना है, तो अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम, देखो 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हम प्रोटॉन जोड़ रहे हैं, H+ को लाके जोड़ेंगे यहाँ पे, और ये जो H+ है ना बेटा वो कहाँ से लेके आएंगे अपन, फ्रॉम
एसिड, क्योंकि एसिडिक मीडियम ये रिएक्शन होगी ना, तो ये H+ जो है वो कहाँ आके जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन पर। यहाँ पे लोन पेयर दिख रहे होंगे आपको, और H+ जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, तो वो वहां जाके जुड़ेगी जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस दिखेंगे इसको। जब ये प्रोटॉन यहाँ आके जुड़ेगा, तो पहले तो अल्कोहल था, अब प्रोटॉन जुड़ने के बाद इसका नाम क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हम इसको ऑक्सोनियम आयन भी बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस तो ईएम जुड़ जाएगा, ऑक्सोनियम आयन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या समझा आपने, एसिडिक मीडियम से H+ लेके आएंगे, जो कहाँ लाके जोड़ना है, अल्कोहल में जो OH ग्रुप था उसके ऑक्सीजन पे लाके उस प्रोटॉन को जोड़ना है। पहले अल्कोहल था, प्रोटॉन जुड़ते ही नाम क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 3, ये हो जाएगा अनस्टेबल, तो यहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा बताओ, वाटर रिलीज हो जाएगा। और यहाँ आप देखो ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, लेकिन जब ये बॉन्ड टूटेगा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज द्वारा, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे, और इसलिए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ हम क्या बोलेंगे बताओ, कार्बोकैटायन। तो जब आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया यहाँ पे, तो डिहाइड्रेशन से इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो 1 डिग्री वाला होगा। अगर यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं अपन, तो 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं यहाँ पे, तो इस जगह आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलता है। एंड दैट्स व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज, क्या बनेगी बेटा, ये 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए, क्विकली वाटर रिलीज करेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल और उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल, ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। थर्ड स्टेप में आप देख रहे हो जो कार्बोकैटायन था ना, जिस कार्बन पे प्लस आया था, उसके जस्ट पास वाले कार्बन से हम क्या हटाएंगे बताओ, वापस प्रोटॉन रिलीज कर देंगे, डी प्रोटोनेशन बोलते हैं इसको। तो जब यहां से प्रोटॉन हट जाएगा तो ये बीच में आ गया अपने पास डबल बॉन्ड। तो इथेनॉल से इथीन के फॉर्मेशन के डिहाइड्रेशन रिएक्शन में ये 3 स्टेप थे। पहले स्टेप में आपने देखा था कि हम एसिडिक मीडियम से H+ को लेके आए थे और कहाँ लाके जोड़ा था आपने, ऑक्सीजन पे, जिसके कारण आपको मिला था प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ऑल्सो नोन एज ऑक्सोनियम आयन। सेकेंड स्टेप में वाटर को वहां से आपने रिलीज किया था और आपको मिला था कार्बोकैटायन। और थर्ड स्टेप में कार्बोकैटायन के जस्ट पास वाले कार्बन से H+ यानी प्रोटॉन रिलीज कर देंगे, और वो वाला जो बॉन्ड होगा वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एटम्स, देन एल्कीन्स, और इस केस में एथीन फॉर्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमियम ऑक्साइड और PCC। PCC का फुल फॉर्म है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 3 चीजों का मिक्सचर है। इसमें एक तो मिलेगा आपको पिरीडीन C5H5N, और एक मिलेगा आपको HCl और एक क्रोमियम का ये ट्राईऑक्साइड। इन तीनों के मिक्सचर को अपन नाम दे देंगे PCC। अब देखो बेटा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड, और फर्दर ऑक्सीडेशन अगर इसका करवाएंगे तो सेम कार्बन वाला क्या मिलेगा अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ ऐसे। ये है अपने पास प्राइमरी अल्कोहल। आपने इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से भी एक हाइड्रोजन गायब हो गया, यानी कि -H2, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मीनिंग वही, या तो ऐड करो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करो। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से यहां आपको क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड, और इसके फर्दर ऑक्सीडेशन यानी अगर वापस आगे ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें सिमिलरिटी क्या मिलेगी कि नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, जितने कार्बन प्राइमरी अल्कोहल में थे उसके ऑक्सीडेशन से उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन से उतने ही कार्बन का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें मिलने वाले हैं कीटोन, और इन कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन से यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे ना,
उनमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे बताओ, कम होंगे, राइट। किसके कंपैरिजन में, कीटोन, जितने कार्बन यहाँ थे उससे कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएशन भी हो गया एक तरह से बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल पहले जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एल्डिहाइड और फर्दर ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल अगर अपन लेवे यहाँ पे एथेनॉल ले लेते हैं, CH3CH2OH, बताओ कितने कार्बन, 2 कार्बन्स। अब अगर मैं यहाँ से H और यहाँ से H हटा देता हूँ, मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने यहाँ पे करवाई, तो इस जगह क्या मिलेगा आपको, CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, वहां पे 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन। अब दोबारा जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ एक ऑक्सीजन और आके जुड़ जाएगी, तो CH3COOH, सेम वही अभी भी 2 कार्बन आपको मिलेंगे, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन चलेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल में आपने देखा था कि अल्कोहल और कीटोन जो बना, यहां तक तो नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे, लेकिन जब कीटोन का वापस आगे ऑक्सीडेशन किया जाएगा तब नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएंगे। और रही बात 3 डिग्री अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, देयर इज नो रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सीडेशन के लिए OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है ना, वहां पे हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन इज मस्ट। तो 3 डिग्री अल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा वहां हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट रिएक्शन कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन को हटाना अपने को। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और यहाँ कैटलिस्ट के रूप में कौन काम में आ रहा बताओ, कॉपर मेटल विथ 573 केल्विन टेम्परेचर। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपको वही सेम कॉन्सेप्ट, एक H ये वाला हटाना है और एक H इस कार्बन से हटाना। तो 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से क्या फॉर्म हो रहा है बताओ बेटा, एल्डिहाइड फॉर्म होगा। इन केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल एक H यहाँ से हटाएंगे, एक H यहाँ से, मतलब वही डिहाइड्रोजिनेशन, और ये रहा अपने पास कैटलिस्ट, तो क्या फॉर्म होगा बताओ, कीटोन। और इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, अगेन 3 डिग्री अल्कोहल से भी क्या नहीं हो पाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, लेकिन डिहाइड्रेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ से तो अपन हटाएंगे OH पूरा ही, और किसी एक कार्बन से क्या हटाना पड़ेगा, H। तो H और OH मिलके यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, और क्या फॉर्म होगा बताओ, प्रोडक्ट एल्कीन का फॉर्मेशन होगा 3 डिग्री अल्कोहल के कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन से। वंस अगेन 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में से हम सिर्फ H2 नहीं हटा रहे हैं, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन नहीं हटा रहे हैं, बल्कि H2O यहाँ से गायब करना आपको पूरा ही। तो जब H2O पूरा ही यहाँ से हटा देंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी और एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। द नेक्स्ट रिएक्शन इज कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन में अपने पास अगली जो रिएक्शन है वो, सॉरी सर रोकना पड़ेगा इसको। तो ये कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन से हमने देखा 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल की बात अपन कर रहे थे, इसमें डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के साथ अगेन क्या नहीं है, यहाँ पे H नहीं है, इसलिए अपने को OH और किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन यानी कि टोटल मिला के H2O को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। द नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, अब यहाँ से आगे फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस आ जाएगी। उसमें फर्स्ट अपने पास आ रहा ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कुछ नेम रिएक्शंस हैं, कॉल्बे रिएक्शन, राइमर्टिमान रिएक्शन विद जिंक मेटल और फिनॉल के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। पहले बात कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन अपने पास नाइट्रेशन। इसमें 2 अलग अलग कंडीशन है। देखो, अगर हम फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तब तो क्या होगा बताओ, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉर्म होंगे। हमने इसको ऐसे याद किया था कि भाई नाइट्रिक एसिड को आप लिख दो HONO2, और जो ऑर्थो पोजीशन पे बेंजीन रिंग के साथ जो H जुड़ा वो H, और यहाँ से क्या हटा दो आप
OH, H2 हट जाएगा और ये जो नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है आपको, उसको एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहाँ लाके जोड़ना है, पैरा पे। सो प्रोडक्ट्स आर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, है ना। लेकिन अगर हम फिनॉल का नाइट्रेशन कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तब सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आगे जुड़ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, और IUPAC में ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6, तो IUPAC नाम बन जाएगा इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पूछते हैं इसमें कन्वर्जन वाला क्वेश्चन कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, तो आप ध्यान रखना, अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिख दिया तो पिक्रिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि डाइल्यूट के साथ ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, अ सिंगल नाइट्रो ग्रुप ही आएगा। और अगर हम कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं फिनॉल के साथ, तो ही हमें प्रोडक्ट के रूप में पिक्रिक एसिड मिलेगा। कुछ H बॉन्डिंग की बात यहाँ पे करें, जैसे अपन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये जो एक प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, इसमें NO2 और OH ग्रुप जो है ना, जस्ट पास पास जुड़े हैं ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये जो H बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, इसका टाइप कौन सा होगा, इंट्रामोलिकुलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट ग्रुप के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। जबकि पैरा में आप देखो, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर H बॉन्डिंग हो रही है तो इसको बोलेंगे अपन इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इस H बॉन्डिंग के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट या जो वेपोराइज होने का नेचर होता है उसमें डिफरेंस आता है। ये वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे बताओ, इजीली वेपोराइज हो जाएंगे, स्टीम वॉलेटाइल बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, इसलिए जल्दी से वेपोराइज हो जाएंगे। जबकि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होंगे, उनके मॉलिक्यूल के बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, तो ये इजीली वॉलेटाइल नहीं होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अपने पास एक मिक्सचर है जिसमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों प्रेजेंट है, इसको सेपरेट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे, राइट द नेम ऑफ मेथड, तो मेथड का नाम होगा स्टीम वॉलेटाइल, भापीय आसवन विधि, क्योंकि इस मेथड द्वारा ये इजीली वॉलेटाइल हो जाएंगे और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होंगे वो लेस स्टीम वॉलेटाइल। कॉल्वे रिएक्शन जो यहाँ पे लिखी है उसमें देखो, ये रिएक्शन हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि फिनॉल अगर NaOH यानी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। फर्दर इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एसिडिक मीडियम के साथ HCl, तो ये जो CO2 है वो तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O फिर O, है ना, और यहाँ पे जो H था उसको आप यहाँ पीछे जोड़ देना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट अपन ऐसे लिख सकते थे कि ये तो है फिनॉल, और अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ तो एक इंटरमीडिएट बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और अब इसकी रिएक्शन वापस डायरेक्टली आप लिख सकते थे, फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट जो रिएक्टेंट रिएजेंट है CO2 और दूसरा HCl, देन द फाइनल आंसर इज सैलिसिलिक एसिड, जो इसका नाम है ये सैलिसिलिक एसिड बोल दो या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये नेम रिएक्शन है, इसमें लैंग्वेज भी आप ऐसे लिख सकते हो कि फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करता है, जिसे CO2 और HCl के साथ रिएक्ट कराने पर सैलिसिलिक एसिड बनेगा। देन राइमर टिमान रिएक्शन, इसको भी हम सिंपल फॉर्मेट में ऐसा लिख सकते हैं कि ये है अपने पास फिनॉल, और अगर इसको आप हीट करते हो क्लोरोफॉर्म साथ में NaOH या फिर KOH, तो आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ OH और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, जिसे अपन क्या नाम देंगे बताओ, सैलिसिल एल्डिहाइड। एक और भी रिएक्शन होती है इसमें, अगर आप इसको क्लोरोफॉर्म की बजाय कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में KOH की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तब सैलिसिल एल्डिहाइड न बन करके सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इतना सा फर्क है। अगर आप फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH साथ हीटअप करोगे देन सैलिसिल एल्डिहाइड, और अगर CCl4 और KOH साथ हीटअप करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, अगर आप फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं
तो ये जिंक यहाँ से ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लेगा, यानी जिंक का तो हो गया बेटा ऑक्सीडेशन, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ही जुड़ा रहेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे बेंजीन। बेंजीन इज फॉर्म बाय फिनॉल व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। अच्छा क्वेश्चन है बनता है कि फिनॉल से बेंजीन के निर्माण की अभिक्रिया लिखो या क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक मेटल। तब अपने को लिखना है कि जब फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा बेंजीन। और लास्ट रिएक्शन फिनॉल के लिए ऑक्सीडेशन। अगर हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, सोडियम डाइक्रोमेट आयन, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है एयर और लाइट, यानी अगर हम फिनॉल को सिंपली वायु और प्रकाश की प्रेजेंस में रख देते हैं तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा पैरा बेंजोक्विनोन जो होता है पिंक कलर का कंपाउंड। इसमें एक कीटोन ग्रुप आ गया देखो, है ना। तो फिनॉल के ऑक्सीडेशन से पिंक कलर का कंपाउंड पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें ये थर्ड पार्ट अपने पास आ गया है ईथर। ईथर हैव टू एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एटम, मतलब इस ईथर के अंदर जनरल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये ऑक्सीजन है, इसके पास आपको पता है ना लोन पेयर होते हैं, है ना। तो ये एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है। अगर ये दोनों सेम भी हो सकते, अगर सेम होते तो हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, सरल ईथर, सिंपल ईथर। और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है तो इसको बोलेंगे अपन अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर। जैसे आप देख रहे हो इस वाले एग्जांपल में, इस साइड इथाइल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ और इस साइड बेंजीन रिंग जुड़ी हुई, इथाइल फिनाइल ईथर इसका नाम। और यहाँ आप देख रहे हो दोनों साइड क्या जुड़े हुए हैं, सेम ग्रुप मिथाइल। तो अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़े दोनों एल्काइल ग्रुप सेम मिले आपको तो बोलेंगे सिमेट्रिकल, और अगर ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट हो तो उसको बोलेंगे अपन अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर। अच्छा, यहाँ बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो जो एल्कोहल था उसमें OH बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है ना, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एल्कोहल में। तो डिफरेंस क्या है एल्कोहल और फिनॉल के बॉन्ड एंगल में, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है, यहाँ पे भी sp3 यहाँ पे भी sp3 है ना एल्कोहल और ईथर में। लेकिन ईथर के अंदर आप देख रहे हो बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109 डिग्री नहीं है बल्कि थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। इस वाली बात को हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग पढ़ चुके हैं कि ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम के साथ लार्जर ग्रुप जुड़े होते हैं ना, उनके बीच में रिपल्सन होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल की वैल्यू एल्कोहल के बॉन्ड एंगल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर के नोमेनक्लेचर में बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड जुड़े हुए ग्रुप सेम हैं तो उनके नाम से ठीक पहले आपको प्रीफिक्स डाई जोड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद वो जो भी ग्रुप है एल्काइल में मिथाइल इथाइल वो लिखना है और पीछे इसका नाम क्या जुड़ जाएगा ईथर, डाई एल्काइल ईथर, अगर दोनों ग्रुप सेम है तो। और अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग हुए, मतलब इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, तब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको पहले लिखना है ना, और बाद वाले को बाद में लिखना है। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर में कुछ कॉमन नेम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे ये मिथॉक्सी, नॉर्मल अपन एल्कोक्सी बोलते हैं, ये इथॉक्सी, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटॉक्सी, फिनॉक्सी, है ना, ऐसे ग्रुप। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अच्छा, ईथर के नोमेनक्लेचर की जो प्रैक्टिस थी ना, प्रैक्टिस शीट हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखी थी, आपको याद होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नोमेनक्लेचर पे अपन कर चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर जिसमें अपने पास है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एक नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें देखो इस साइड अपने को 100% 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेना है। उसकी रिएक्शन अगर हम न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, तब तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, Br को हटाएगा और अपने को यहाँ पे आंसर मिलेगा एल्कोहल। पता नहीं कौन से टाइप की रिएक्शन है, दिस इज द टाइप ऑफ NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसमें भी कौन सा वाला टाइप है, SN2 रिएक्शन, बिकॉज हमने इस साइड कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया है, 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर हम न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ लेते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, तो क्या होगा, एल्कोक्सी ग्रुप भी वही सेम NSR रिएक्शन होगी,
मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हैलोजन को रिमूव कर देगा, खुद जो जाके जुड़ेगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ, ईथर। ये वाला ईथर इन्होंने लिखा अनसिमेट्रिकल, क्यों बताओ, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ यहाँ 3 कार्बन वाला ग्रुप है और इस साइड कौन सा, सिर्फ एक कार्बन, यानी दोनों साइड जुड़े हुए ग्रुप सेम नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। जबकि नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में आप देखो इथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो ये SN2 रिएक्शन होगी, Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये मिलेगा आपको कौन सा वाला ईथर, सिमेट्रिकल। इसको सिमेट्रिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या है बताओ, सेम टाइप के हैं, एक समान, इसलिए सिमेट्रिकल ईथर। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अगर आपको इस टाइप का ईथर फॉर्म करना है ना, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, तो इन्होंने 2 कंडीशन दी हैं कि कौन सी कंडीशन फेवरेबल होगी, किसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो अगर आपने 3 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया एल्कोक्सी ग्रुप के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 रिएक्शन में कॉम्पिटिशन होता है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं हम एल्कोक्साइड के साथ, तो वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेंट हो जाएगी और एलिमिनेशन द्वारा एल्कीन बन जाएगा। जबकि हमें कौन सी रिएक्शन को डोमिनेट करवाना था, NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको हर हाल में यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा और उसकी रिएक्शन भले आप क्या करवा सकते हो इस वाले ग्रुप के साथ। तो जो पार्ट बी है वो ईथर आपको इजीली यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। पार्ट 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें अपने को ईथर इजीली अवेलेबल नहीं होगा। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर सिमेट्रिकल ईथर है तब तो हैलो एसिड के साथ आप कैसे भी रिएक्शन कराओ। जैसे ये देखो, अगर मैं कहूँ कि भाई ROR एक सिमेट्रिकल ईथर है, इसकी रिएक्शन अगर हम हैलो एसिड के साथ करवाते हैं तो चाहे आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो चाहे ये वाला बॉन्ड, जैसे मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, अब HX में से H इधर जुड़ेगा, X इधर जुड़ेगा, तो आपके आंसर्स होंगे एक तो एल्कोहल और एक एल्काइल हैलाइड, है ना। कैसे भी जोड़ो सिमेट्रिकल ईथर में तो यही आंसर आएगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ तो आपको हैलोजन को कैसे जोड़ना, कौन से वाले ग्रुप के साथ जोड़ना है, इसमें ध्यान रखना। अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए दोनों ग्रुप 1 डिग्री वाले हो, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप हो, तब तो हमें क्या करना, जो हैलोजन है ना बेटा उसको छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ना। तो इन दोनों में छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा हुआ, मिथाइल, इसके साथ कौन आके जुड़ेगा, हैलोजन। मीन्स ये बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे अपन, HBr जोड़ना आपको, तो H तो आपको पता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और Br इस साइड आके जुड़ेगा। तो दोबारा सुनो आप, ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड अगर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो हैलोजन को जोड़ना स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ, और अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए ग्रुप में एक साइड भी आपको टर्सरी एल्काइल ग्रुप मिल जाए, जैसे इस वाले एग्जांपल में दिख रहा है HI के साथ रिएक्शन करानी, तब आपको हैलोजन जो है ना बेटा उसको भेजना है, यानी जोड़ना कौन से ग्रुप के साथ, 3 डिग्री वाले ग्रुप के साथ जोड़ा जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, दोबारा अपने पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है, इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, SN1 वाली रिएक्शन है इसमें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईथर, सेम जो हमने फिनॉल में पढ़ा था, बस फिनॉल में यहाँ पे H था, उसकी जगह यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया। इसमें वही वाली बातें आएंगी, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पैकेज जुड़ेगा। पहली रिएक्शन जैसे ब्रूमिनेशन, मिथॉक्सी बेंजीन यानी एनिसोल का अगर हम ब्रूमिनेशन कराते हैं तो आपको जो ये ब्रोमो होगा एक बार ऑर्थो पे जोड़ना और एक बार पैरा पे जोड़ना है। सेकंड जो रिएक्शन है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसिटाइलेशन, सेम कॉन्सेप्ट, इसमें भी ये जो एल्काइलेशन है ना उसमें एल्काइल ग्रुप को एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे लाके जोड़ना। एसिटाइलेशन है फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, तो ये अपने पास एसिटाइल ग्रुप हो जाएगा, इसको भी हमें एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे जोड़ना है। नाइट्रेशन, अगर हम मिथॉक्सी बेंजीन यानी कि एनिसोल का नाइट्रेशन कराते हैं तो वही सेम प्रोडक्ट ऑर्थो पे नाइट्रो और पैरा पे भी नाइट्रो जोड़ना है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।
तो ये अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर नाम था एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अपनी एनसीईआरटी वाली बुक से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इसके बाद अब अगला चैप्टर लेके आएंगे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू।